गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट सेकंड में प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे न्यून तापों का उत्पादन एवं इसके अनुप्रयोग। न्यून ताप, हम अपने जहन में एक क्वेश्चन उठता है कि लो टेम्परेचर क्या हो सकता है। तो अधिकतर हम जिससे रूबरू होते हैं वो होती है बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर। परंतु यदि इससे कम चाहिए तो गर्मी में कुछ विशेष प्रकार की जो आइसक्रीम बनती है उसमें कुछ नमक मिला दिया जाता है बर्फ़ में। तो इससे क्या होता है कि बर्फ़ एवं नमक के मिश्रण से जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम संभव है। इस तरह से किसी भी और पदार्थ के मिश्रण करने से भी जो टेम्परेचर है उससे और डाउन कर सकते हैं। तो मन में सवाल उठता है, क्या इससे भी और कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कई सारे तरीके, कई सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आ रहा है कि जो कोरोना की वैक्सीन आएगी उसका टेम्परेचर बहुत कम टेम्परेचर पे चाहिए। वो अभी लद्दाख में जो हमारे सैनिक काम करते हैं, कहते हैं वो -20 डिग्री सेल्सियस तक, -30 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। तो मन में सवाल उठता है कि क्या इस तरह के जो लो टेम्परेचर्स हैं उनको हम अपने लेबोरेटरी में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिसे आपने नाम सुना होगा सुपर कंडक्टर का, अतिचालक का, वो लो टेम्परेचर पे ही प्राप्त हो सकते हैं। तो कहते हैं कि कई सारी विधियाँ, कई सारे एफर्ट्स किए गए इस बारे में, हाउ वी कैन प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर। और क्या इसके कोई अल्टीमेट भी हो सकता है? तो केल्विन ने एक प्रपोज किया, एक थ्योरेटिकली प्रपोज किया कि जो न्यूनतम एब्सोल्यूट वैल्यू है वो परम शून्य, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से भी और कम, -273 डिग्री सेल्सियस कम, उसको हम परम शून्य कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। यह एक तरह से थ्योरेटिकल वैल्यूज़ है, प्रैक्टिकली अभी तक इसको अचीव नहीं कर पाया है। तो वे कौन सी विधियाँ हो सकती है जिनके द्वारा हम लेबोरेटरी में न्यून ताप, लो टेम्परेचर प्राप्त कर सकते हैं? तो देखते हैं 3-4 विधियाँ जो विस्तृत वर्णन कर सकते हैं अपन। सबसे पहले होती है मिश्रण विधि द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सर्स। जिस तरह से पहले हमने समझाया है कि नमक मिला देते हैं तो कूलिंग हो जाती है। क्यों होती है बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन, कि जो लिक्विड है यदि वो एवोपरेट हो जाते हैं तो उसके कारण जो सिस्टम है आपका वो शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार द्वारा शीतलन, कंप्रेस्ड गैसेज जो होती है उनका यदि हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर दें, रुद्धोष्म प्रसार कर दें, तो भी हमें शीतलन प्राप्त हो सकता है। और जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल के हिसाब से और थ्योरी के हिसाब से, वो है जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय जूल थॉमसन एक्सपेंशन। एंड लास्ट, रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। हम इनमें से सबको एक एक करके विस्तृत वर्णन करते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं मिश्रण विधि द्वारा शीतलन। बर्फ़ में कुछ विशेष लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो मिला देते हैं तो बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। ये कम क्यों हो जाता है, क्या लॉजिक है इसका? तो वह है कि जब इसमें कोई सॉल्ट मिला देते हैं तो बर्फ़ के पिघलने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, और ये ऊष्मा कहाँ से आएगी? उस मिश्रण से प्राप्त होती है, जिसके कारण बर्फ़ के मिश्रण का ताप और कम हो जाता है। क्योंकि उस बर्फ़ को पिघलने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इस इंटरनल सिस्टम से लेगा तो उस मिश्रण से लेता है, इसलिए इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके कारण जो नया ताप प्राप्त हो गया है इस मिक्सर का, उसको कहते हैं गलन क्रांतिक ताप। वह न्यूनतम ताप जिसे लवण के मिलाने पर प्राप्त किया जा सकता है वह गलन क्रांतिक ताप कहलाता है। नेक्स्ट विधि, समानित दाब पर एट रिड्यूस्ड प्रेशर द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। किसी द्रव पर जब दाब घटाया जाता है
तो उसमें वाष्पन और अधिक शीघ्रता से होता है, फास्ट हो जाता है। दाब घटाकर सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर भी उबलने की जो प्रक्रिया है, इस वाष्पन क्रिया में गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तब द्रव से ऊष्मा ग्रहण करता है और जिसके कारण द्रव का ताप और कम हो जाता है। क्योंकि जब एवोपरेट होगी कोई चीज़, एवोपरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? उस लिक्विड से आएगी। वो लिक्विड से इसका मतलब हुआ कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और इस ऊर्जा के कम होने के कारण शीतलन हो जाता है। जो आजकल फ्रीज जिसको हम कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं, हर घरों में होता है, उसमें भी यही ट्रिक्स काम में ली जाती है। दैट इज लेटेस्ट लिक्विड कूलेंट रेफ्रिजरेटर कहते हैं, द्रव शीतलक रेफ्रिजरेटर कहते हैं इसको। क्या होता है इसमें? इसमें शीतलन सामान्य दाब पर द्रव प्रशीतक जिसको हम कूलेंट कहते हैं के वाष्पन द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा अपने फ्रिज में, कूलर में एक पीछे कंप्रेसर होता है। वह क्या करता है? उसमें जो लिक्विड पीछे खूब सारी जो लाइंस में मेटल के खूब सारी पतली पतली तारें लगी रहती है, एक जिग टाइप से या इस तरह से स्क्वायर मेच की तरह से बना रहता है, जहाँ से पीछे देखें तो बहुत गर्म हवा छोड़ता है। अंदर हमारा फ्रिज के जो रेफ्रिजरेटर के अंदर कंटेंट्स है वो ठंडा हो जाता है। तो पीछे जो कंप्रेसर है वह क्या करता है? वह उस जो लिक्विड डाल रखा है जिसको हम प्रशीतक कहते हैं, कूलेंट कहते हैं, इस रेफ्रिजरेटर में निम्न दाब पर वाष्पित में एवोपराइजर में द्रव का प्रशीतक का वाष्पन होता है। लाइक इसमें NH3 अमोनिया हो सकता है, SO2 हो सकता है, फ्रियोन्स हो सकते हैं, जिससे वह प्रवेश ऊष्मा ग्रहण करके प्रवेश को ठंडा कर देता है। यानी वह अंदर से एनर्जी लेता है और बाहर छोड़ देता है। इस प्रक्रिया के लिए हम क्या काम लेते हैं? कंप्रेसर काम लेते हैं। कैसे होता है? निम्न दाब पर वाष्पित्र से अंदर से उत्पन्न वाष्प को एक पंपन द्वारा संपीड़ित में कंप्रेसर में भेजकर उस दाब द्वारा वाष्प को द्रवणिक यानी कंडेंसर की सहायता से पुनः द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है। वही लिक्विड बार बार घूमता है, जो बाहर की तरफ हो जाता है एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट होता है तो एवोपरेशन के लिए उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अंदर से लेता है और इसलिए से गर्म ठंडा चलता रहता है। द्रव रूप में ये प्रशीतक पुनः वाष्पित्र में भेज दिया जाता है और इस प्रकार वाष्पन से परिवेश का शीतलन होता रहता है। ये कूलिंग सिस्टम चलता रहता है। यानी प्रेशर के कारण जो कंप्रेसर है वो उस लिक्विड को जो वेपर फॉर्म में आ गया था वापस उसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड अंदर जाता है, उसको ठंडा करता है, फिर गर्म हवा वहाँ से लेके गर्म उसका एनर्जी लेके बाहर छोड़ देता है। ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से शीतलन। अब हम चाहते हैं कि कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस। इसमें अब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे, रुद्धोष्म प्रसार करेंगे। रुद्धोष्म प्रसार में गैस वातावरण से पूर्णतः विलगित होने के कारण, क्योंकि रुद्धोष्म है इसलिए विलगित होना चाहिए, परफेक्टली आइसोलेटेड होना चाहिए, के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करती बाहर से। अतः जब उच्च दाब पर संपीड़ित गैस का ऊष्मारोधी निकाय में प्रसारित होने दिया जाता है, एक्सपेंड होना दिया जाता है, तो जो एक्सपेंशन के लिए जो किया गया कार्य होगा वह अणु अंदर से लेता है। तो अणु के द्वारा वायुदाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यह कार्य गैस के अणु द्वारा आंतरिक ऊर्जा में खर्च किया जाता है, जिससे कारण गैस शीतल हो जाती है। मीन्स जो वर्क डन होगा इसको एक्सपेंशन के लिए वो इसकी इंटरनल एनर्जी से आ जाएगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। dq = du + dw लिखते हैं अपन। यदि dq 0 हो, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता हो, ऊर्ध्वोष्मा हो, तो du = -pdv होता है। क्योंकि dv जो है वो वॉल्यूम में एक्सपेंड हो सकता है, पॉजिटिव होता है, तो जो du होगा वो माइनस हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, यानी ताप में कमी हो जाती है। और क्या तरीका है इसका मैथमेटिक्स वो देखते हैं। PV गामा = कांस्टेंट लिखते हैं, बताइए रुद्धोष्मा के लिए, और P को हम लिख सकते हैं RT/V या V को लिख सकते हैं RT/P। तो यदि हम TP की फॉर्म में चाहिए तो हम V को लिख सकते हैं RT/P। ये सब्स्टिट्यूट किया हमने तो फॉर्मूला मिलता है PV गामा की जगह T P1 - गामा बाई द गामा = कांस्टेंट। दो स्थितियाँ ले लेते हैं, एक प्रारंभिक की, एक अंतिम की। प्रारंभिक ताप Ti, प्रारंभिक दाब Pi, अंतिम दाब Tf, अंतिम दाब Pf। दोनों की इक्वेशन लिख दें
तो TI/PI 1 - गामा डिवाइड बाई गामा इक्वल टू TF/PF 1 - गामा बाई द गामा। रीअरेंज कर दिया जाए, सो जो TF या T2 आता है फाइनल, दैट इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ द TI/PI डिवाइड बाई PF पावर 1 - गामा डिवाइड बाई द गामा। यहाँ गामा इक्वल टू CP/CB है, मीन्स जिसको हम ऊष्मागतिक नियतांक कहते हैं। और ऊष्मागतिक का मान क्योंकि CP इज ग्रेटर देन 1, गामा का मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि प्रसारण हो रहा है तो अंतिम दाब कम होगा, प्रारंभिक दाब ज़्यादा होगा। हाई P2 लो P होता है, PF इज लेस देन द PI, सो TF इज वेरी वेरी लेस देन द TI, यानी संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से गैस का शीतलन होता है। यह इसकी मैथमेटिक्स है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज जूल थॉम्सन एक्सपेंशन। क्या है इसकी परिभाषा, चेक करते हैं। जूल थॉम्सन प्रभाव क्या है? जब किसी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में सरंध्र डॉट, जिसको हम पोरस प्लग कहते हैं, के द्वारा प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस के ताप में परिवर्तन होता है। मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक यदि गैस को एक्सपेंड किया जाए वाया ए पोरस प्लग, सरंध्र डॉट जिसमें छोटी छोटी बहुत सारे छिद्र हो, इसमें से यदि गैस को पास होने दिया जाता है तो इस प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार गैस के प्रसारण को जूल थॉम्सन एक्सपेंशन कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्या क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं कि बाय जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आते हैं उससे हम कैसे व्याख्या होती है वो चेक करते हैं। जब वास्तविक गैसों में दो गैसें होती है, एक आदर्श गैस, एक वास्तविक गैस। आइडियल गैस के लिए PV इक्वल टू RT, वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल्स जो इक्वेशन है P+A/V² मल्टीप्लाइड बाय द V - B इक्वल टू RT, जो इक्वेशंस काम लेते हैं, इसको वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कहते हैं, वो काम में आता है। वास्तविक गैसों के मध्य अंतर्वाणिक बल होते हैं, आदर्श गैसों के मध्य अंतर्वाणिक बल कहते हैं नहीं होता है। जब वास्तविक गैसों को सरंध्र डॉट में से गुजरा जाता है तो गैस के अणु के मध्य अंतर आणविक बल कार्य करते होता है। गैस का प्रसार होता है तो गैस के अणु दूर दूर हो जाते हैं, अतः गैस के अणु के मध्य लगने वाले अंतराणविक बल के विरुद्ध कार्य होता है। क्योंकि एक्सपेंड होना है तो इस बल के विरुद्ध, जो इनको टाइट बांधे रखता है, उसके विरुद्ध कार्य होगा, जिससे अणु की गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, फलस्वरूप गैस का शीतलन होता है। और इसका यदि रिवर्स हो कि यदि गैस के अणु के मध्य प्रतिकर्षण बल हो तो मुक्त प्रसार के लिए गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही रिपल्सन फोर्स है, और यदि प्रसार होता तो और रिपल्सन फोर्स बढ़ जाता है, तब कहते हैं तापन होगा, हीटिंग होगा। मीन्स रियल गैसों के लिए दोनों ही हो सकते हैं, शीतलन भी हो सकता है, तापन भी हो सकता है। आदर्श गैसों में, आइडियल गैसेस में न शीतलन होता है न ही तापन होता है, क्योंकि अणु के मध्य अंतराणविक बल नहीं लगता है। अब यह प्रयोग कैसे होता है, आइए देखते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, GT पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, जूल थॉम्सन का सरंध्र डॉट प्रयोग क्या है। एक ट्यूब है जिसके बाहर एक कंप्रेसर C, जिसमें एक पिस्टन लगा रहता है, उसमें से हम जिस गैस को द्रवित करना चाहते हैं, जिसको लिक्विफाई करना चाहते हैं, जिसका ताप कम करना चाहते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं। वह उस ट्यूब में से गुजरती है स्पायरल फॉर्म से एक कॉइल में। उस कॉइल में क्योंकि ठंडा पानी होता है तो वो ठंडा कर देता है। फिर इसमें इस कंप्रेस्ड गैस को हम पोरस प्लग से जो डॉट डॉट दे रखा है उसमें से गुजारते हैं और ये एक्सपेंड हो जाती है। अंदर इसका दाब P1 होता है, जिसको मैनोमीटर M से मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर T1 होता है, बाहर का टेम्परेचर T2 हो जाता है और इसका P2 जो वायुमंडल दाब हो जाता है। इस तरह से एक सिंपल प्रयोग है ये। इस प्रयोग में वास्तविक गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वायु इत्यादि को जलवाष्प रहित संपीड़ित, पहले तो जलवाष्प रहित करते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के, वेपर होते हैं, उसको कम कर देते हैं। फिर इसको कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर द्वारा। इस संपीड़ित गैस को सर्पिलाकार स्पाइरल कॉइल में गुजार कर धातु की नली में प्रवेश कराया जाता है। इस नली के मध्य में सरंध्र डॉट लगा देता है। यह डॉट रुई या ऊन का हो सकता है, वो हमारे जो सर्दी में कहते हैं रजाई का जो कॉन्सेप्ट है वही, कि ये पोरस है, सरंध्र है, बारीक बारीक इसमें से खूब सारे छिद्र होते हैं, इस तरह से बना सकता है। ये कुछ अलग होती है, जिसे एक ट्यूब में फिक्स कर देते हैं।
इसे एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया जाता है और डॉट के दोनों ओर 2 थर्मोमीटर T1 T2 होता है, जिससे ताप माप सकते हैं। सुरेंद्र डॉट में डालने से पहले गैस का दाब मैनोमीटर से मेजर कर लेते हैं और बाहर जो है वो एक वायुमंडल दाब होता है क्योंकि खुला है। अब ज्ञात दाब व ताप T1 कि गैस को 2 सिलेंडर डॉट से गुजरा जाता है एवं गैस का प्रवाह स्तर होने पर सिलेंडर डॉट में गुजरने के पश्चात ताप T2 मेजर कर लेते हैं। रिजल्ट क्या क्या प्राप्त होते हैं इस जेटी एक्सपेरिमेंट के? पहला होता है सभी वास्तविक गैसें इस प्रक्रिया में ताप परिवर्तन को दर्शाती है। ताप में परिवर्तन दाबातन के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा दाब में परिवर्तन होगा उतना ज़्यादा ताप में परिवर्तन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा H2 व हीलियम के अतिरिक्त सभी गैसें सामान्य ताप पर शीतलन दिखाती है कि ये जो इस तरह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है इस एक्सपेंशन से शीतलन हो जाती है, जबकि H2 व He हीलियम व हाइड्रोजन सामान्य ताप पर तापन प्रभाव दिखाती है। सभी गैसों के लिए एक नियत व्युत्क्रमण ताप टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन होता है, यानी गैस का प्रारंभिक ताप इससे कम होने पर शीतलन प्रभाव व इससे अधिक होने पर तापन प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसको हम टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है।